अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमी सत्ती और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद नोमी। तो आज के व्लॉग में क्रिकेट से जुड़ी जो टॉप न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के हेड ज़का अशरफ ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया, उसके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो चौथा T20 मुकाबला खेला गया है न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में, वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक मतलब फिर नाकामी का सामना करना पड़ा है, उसके ऊपर बात करूंगा। और उसके बाद इब्रार अहमद और खुरम शहजाद की इंजरी के हवाले से भी कुछ अपडेट आ रही है NCA लाहौर से, उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हों, लेटेस्ट वीडियोस हों, उसका जो नोटिफिकेशन है वो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो बात करूंगा आज की व्लॉग की पहली न्यूज़ के ऊपर। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के हेड ज़का अशरफ ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। और यकीनी तौर पर ज़का अशरफ ने ऐलान उस वक्त किया जब गवर्निंग बोर्ड का इजलास जारी था, और उस इजलास के दौरान ही जो PCB मैनेजमेंट कमेटी के हेड थे ज़का अशरफ, उन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। तो अगर बात करें तो ज़का अशरफ ने 7 जुलाई 2023 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के हेड का जो चार्ज था वो संभाला था नजम सेठी के रिज़ाइन करने के बाद। और उसके बाद आज यकीनी तौर पर ज़का अशरफ ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। अगर बात करें तो यकीनी तौर पर काफ़ी दिनों से इत्तलात के सामने आ रही थी कि ज़का अशरफ अपने ओहदे से रिज़ाइन कर जाएंगे, और आज वही हुआ जब गवर्निंग बॉडी का जो इजलास जारी था उस इजलास के दौरान ज़का अशरफ ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। और यकीनी तौर पर अब ज़का अशरफ के जाने के बाद बाकी जो PCB के ओहदेदारान हैं और इस वक्त जो टीम डायरेक्टर मौजूद है पाकिस्तान की टीम के साथ न्यूजीलैंड में, उनका क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि ये जितने भी तमाम दर ओहदेदारान थे, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ टीम डायरेक्टर काम कर रहे हैं मोहम्मद हफीज़, या फिर कोई बॉलिंग कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, ये तमाम तर ज़का अशरफ के टेन्योर में आए थे और इनको ज़का अशरफ ने ही मुकर्रर किया था उनके ओहदों पर। अब क्या मुस्तकबिल होगा मोहम्मद हफीज़ का, बॉलिंग कोच उमर गुल का क्या मुस्तकबिल होगा, हाई परफॉर्मेंस कोच यासिर अरफात का क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि इतलात ये भी सामने आई थी कि जब ज़का अशरफ अपने ओहदे से स्टेप डाउन करेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि मोहम्मद हफीज़ भी जो टीम डायरेक्टर है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त हुई, उसके बाद न्यूजीलैंड से पाकिस्तान को 4-0 से की जो शिकस्त है वो हो चुकी है T20 सीरीज़ में। तो हो सकता है कि मोहम्मद हफीज़ भी अपने ओहदे से जो है वो स्टेप डाउन कर जाएँ ज़का अशरफ के स्टेप डाउन होने के बाद। आप बात करूँगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो चौथा T20 मुकाबला खेला गया है क्राइस्टचर्च में, वहाँ पर पाकिस्तान को एक मतलब फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ा है, और इस चौथे T20 मुकाबले में भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। यकीनी तौर पर अब तक पाकिस्तान ने शहनशाह अफरीदी की क़यादत में 4 T20 मुकाबले खेले और चारों में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो यकीन तौर पर शहनशाह अफरीदी अपनी पहली कामयाबी की उम्मीद लगाए हुए हैं कि किस वक्त उनको पहली कामयाबी मिलेगी। जब से वो पाकिस्तान के कप्तान बने उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा, और एक मतलब फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो चौथा T20 मुकाबला खेला गया वहाँ पर न्यूजीलैंड के कप्तान ने इस पहले मरतबा पाकिस्तान को बैटिंग करने का मौका मिला और पाकिस्तान ने इस मौके का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा सके। एक मतलब फिर साइम अयूब नाकाम रहे बड़ा स्कोर करने में, और यकीनी तौर पर काफ़ी चांसेस जो वो मिल चुके हैं साइम अयूब को, यकीनी तौर पर उनमें सलाहियत मौजूद है, उनमें काबिलियत मौजूद है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल लेवल में वो डिलीवर नहीं कर सके। जिस तरह से उन पर उम्मीदें थी, जिस तरह से उन पर तवक्कुआत थी, उस तरह का वो डिलीवर नहीं कर सके। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने एक शॉर्ट कैमियो ज़रूर खेला था, अनफॉर्चुनेटली उस मुकाबले में वो रन आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद अब तक उस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके इंटरनेशनल क्रिकेट में साइम अयूब। और अब उनको काफ़ी ज़्यादा जो वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि एक मुस्तनद ओपनिंग जोड़ी तोड़ी गई थी साइम अयूब के लिए, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग स्लॉट से हटाया गया था T20 फॉर्मेट में, और साबिक कप्तान नंबर 3 की पोजीशन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बाबर आजम। और यकीनी तौर पर साइम अयूब पर काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत थी टीम मैनेजमेंट की, पाकिस्तान के फैंस की, और यकीनी तौर पर यह कहा जा रहा था कि साइम अयूब काफ़ी देर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व कर सकते हैं, और T20 क्रिकेट में एक नया ऐसा ओपनर मिलेगा जो मॉडर्न डे की क्रिकेट खेलेगा। लेकिन अब तक
इस सीरीज में इससे कबल उनको अफगानिस्तान के खिलाफ भी मौका मिला था, वहां पर भी वो डिलीवर जो है वो नहीं कर सके थे। और उसके बाद अगर बात की जाए टीम कम्बिनेशन की, तो टीम कम्बिनेशन पाकिस्तान का अभी तक बन नहीं पाया और सेलेक्टर्स के जो दावे थे वो दरे के दरे रह गए। वहाब रियाज ने जब टीम सेलेक्ट की थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस टूर के ऊपर आप मुख्तलिफ कम्बिनेशन को आजमाएंगे, लेकिन मुख्तलिफ कम्बिनेशन आप क्या आजमाएंगे जब आपके पास एक टीम में 5 ओपनर्स खेल रहे होंगे, फ़खर जमान भी ओपनर, मोहम्मद रिजवान भी ओपनर, बाबर आजम भी ओपनर, साइम अयूब भी ओपनर, और साइम अयूब जिनको आज पहली मरतबा जो है वो इस सीरीज़ में खेलने का मौका मिला वो भी ओपनिंग स्लॉट पर भी परफॉर्म करके आए डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो जब उनको आप नंबर 4 या नंबर 5 पर खिलाएंगे तो वो क्या परफॉर्म करेंगे जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, नेशनल T20 क्रिकेट में वो ओपनिंग स्लॉट पर बल्लेबाजी करते हैं। जब आप उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाएंगे वहाँ पर प्रेशर भी होता है, उनके सामने क्वालिटी बॉलिंग साइड भी थी और अपनी होम कंडीशन में खेल रही थी, न्यूजीलैंड में खेल रही थी, आपने उनको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवाई तो फिर यकीनी तौर पर इस तरह के नताइज आपके लिए आएंगे और नताइज आ चुके हैं और पाकिस्तान को चौथे T20 मुकाबले में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और यकीनी तौर पर कम्बिनेशन को लेकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही हैं और मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी और बाबर आजम का जो ओपनिंग पेयर तोड़ा उसके हवाले से भी बात की और उनका ये कहना था कि इस वक्त जो रिजवान और बाबर आजम का ओपनिंग पेयर तोड़ा गया उसके काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की टीम को नुकसानात हुए। नुकसानात ये हुए कि पाकिस्तान की जो टीम है वो 4-0 से 5 जो T20 मुकाबलों की सीरीज़ है वो अब तक हार चुकी है और जो वाइट वॉश के बादल हैं वो मंडला रहे। इससे कबल पाकिस्तान को टेस्ट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के हाथों वाइट वॉश का सामना करना पड़ा था, तो अब T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान को वाइट वॉश का यकीनी तौर पर खतरात जो है वो मंडला रहे। हो सकता है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो वाइट वॉश करने में कामयाब हो जाए। यकीनी तौर पर तने तनहा एक मरतबा फिर हमें लड़ते हुए नजर आए मोहम्मद रिजवान। 90 रन की उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली क्योंकि पिछले तीन T20 मुकाबले हुए थे वहां पर हमें बैटिंग डिपार्टमेंट में साबिक कप्तान बाबर आजम तने तनहा लड़ते हुए नजर आए थे और आज मोहम्मद रिजवान हमें तने तनहा लड़ते हुए नजर आए। साइम अयूब सिर्फ 1 रन बना सके। इनफॉर्म बल्लेबाज बाबर आजम 10 गेंदों पर 19 रन बनाने के बाद एडम मिलने का शिकार बने। उसके अलावा साहबजादा फरहान जिनको काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम के में कम बैक करवाया गया था और उनको आज पहली मरतबा इस टूर पर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। आजम खान को ड्रॉप किया गया लेकिन कुछ ख्वातिर का परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। अगर उनको आप नंबर 4 या नंबर 5 पर खिलाएंगे तो उससे बेहतर आप उनको ना खिलाएं और ना ही उनको आप 15 रुकनी या 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल करें। जब तक साहबजादा फरहान को आप ओपनिंग स्लॉट पर नहीं खिलाएंगे उस वक्त तक साहबजादा फरहान जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि एक खिलाड़ी जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी टीम के लिए चाहे वो पेशावर रीजन से खेले या फिर पाकिस्तान सुपर लीग में किसी फ्रेंचाइज से खेले, वो खेलता ही ओपनिंग की पोजीशन पर, वो स्पेशलिस्ट ओपनर हैं। आप उनको 5 पर खिलाएंगे। और उसके अलावा फ़खर जमान की बात करें तो फ़खर जमान भी इस सीरीज़ में हमें नाकाम नजर आए। उन्होंने इनिंग्स ज़रूर खेली है, वो 50 भी उन्होंने किया था लेकिन उस तरह से वो खुलकर नहीं खेल सके जिस तरह से वो ओपनिंग स्लॉट पर खेलते। और दुनिया के ख़तरनाक ओपनर्स में फ़खर जमान का शुमार किया जाता है और आप उनको नंबर 3 या फिर नंबर 4 की पोजीशन पर खिलाते हैं। इससे अच्छा है कि फ़खर जमान को आप प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बनाएं। अगर आपने उनको खिलाना है तो फिर आप उनको ओपनिंग स्लॉट पर खिलाएं। अगर आपको वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी करने, USA और वेस्ट इंडीज़ में जो वर्ल्ड कप मुनक्किद होगा तो उससे कबल पाकिस्तान के पास 17 T20 मुकाबले, उनमें से 4 T20 मुकाबले हो चुके हैं, यानी अब पाकिस्तान की टीम के पास सिर्फ 13 T20 मुकाबले बाकी और उनमें पाकिस्तान ने अपने कम्बिनेशन भी बनाना है, उसमें आपने अपने विनिंग कम्बिनेशन भी तैयार करना है और उसमें आपने ओपनिंग स्लॉट भी तैयार करना है। क्या आप फिर से बाबर और रिजवान के साथ जाएंगे या फिर आपने साइम को कंटिन्यूसली खिलाना है या फिर आप फ़खर जमान को ओपनिंग स्लॉट पर लेकर आएंगे और मोहम्मद रिजवान को 4 या 5 की पोजीशन पर खिलाएंगे। लेकिन मोहम्मद रिजवान कंफर्टेबल फील नहीं करते जब वो 4 या 5 की पोजीशन पर जा रहे। लेकिन इससे कबल जब बाबर आजम को आपने ओपनिंग स्लॉट से हटाया था वो भी कंफर्टेबल जब वो फील नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो रन स्कोर कर चुके हैं नंबर 1 की पोजीशन पर। उन्होंने पहले तीनों मुकाबलों में निफ्ट सेंचुरी स्कोर की और आज भी वो 19 रन बनाने में कामयाब होती। यकीनी तौर पर जो बाबर आजम के हवाले से बातचीत की जा रही थी कि उनको हटाया जाएगा तो उनकी बैटिंग डिस्टर्ब होगी, लेकिन वो उस तरह के कुछ भी मामलात नहीं है। बाबर आजम जो है वो नंबर 1 की पोजीशन पर सेटल डाउन हो चुके हैं, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में भी वो नंबर 3 की पोजीशन पर ही खेलते हैं। तो अब यहाँ पर भी वो नंबर 3 की पोजीशन पर खेल रहे हैं, सेटल डाउन हो चुके हैं। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उसके हवाले से भी मोहम्मद रिजवान ने बात की है, क्योंकि
तीन खिलाड़ी हमने 20 रन के ऊपर न्यूजीलैंड के आउट कर लिए थे, लेकिन उसके बाद क्या शानदार पार्टनरशिप लगी फिलिप्स और मिचेल के दरमियान, और यकीनी तौर पर एक हारी हुई बाजी जो है वो अपने कैंप में ले गए और इस तरह की बल्लेबाजी की जाती है। क्योंकि जब मोहम्मद रिजवान और नवाज बैटिंग कर रहे थे उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिस तरह की बैटिंग करनी चाहिए थी आखिरी ओवर्स में, उस तरह की बैटिंग पाकिस्तान की टीम की जानिब से नहीं हुई, ना ही मोहम्मद रिजवान की जानिब से हुई। आखिरी 5 ओवर्स में आई थिंक रिजवान एक बाउंड्री लगाने में कामयाब हुई। अगर इस तरह के सेट बैटर एक बाउंड्री लगाएंगे, उसके अलावा 21 रन का जो कैमियो खेला है मोहम्मद नवाज ने, अगर मोहम्मद नवाज वो 21 रन का कैमियो ना खेलते 9 गेंदों पर, तो पाकिस्तान की जो टीम है वो बमुश्किल 140 या 145 रन बनाने में कामयाब हो जाती। तो यकीनी तौर पर मोहम्मद रिजवान को भी अपनी बैटिंग के ऊपर कुछ सोचो बचार करनी होगी। अगर उनको पूरे 20 ओवर्स खेलने हैं तो फिर जो बैटिंग टोटल होने चाहिए पाकिस्तान का मुकर्रर 20 ओवर्स के बाद वो 170 या फिर 180 रन होने चाहिए थे इस क्राइस्टचर्च की पिच पर। क्योंकि बाद में जब पाकिस्तान के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए इस मुकाबले के बाद, तो उन्होंने ये इतराफ़ किया कि पाकिस्तान की जो टीम है वो 15 या 20 रन जो थी वो शॉर्ट थी। बॉलर्स ने एक अच्छी एफर्ट की, एक फाइट बॉलर्स की जानिब से देखने को मिली, लेकिन वही प्रॉब्लम्स जो वर्ल्ड कप से लेकर अब तक चले जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, स्पिन डिपार्टमेंट में हमें विकेट्स नहीं मिल रही, जिसका खमियाजा पाकिस्तान को आज भी भुगतना पड़ा। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बासानी 11 गेंद कबल 7 विकेटों से शिकस्त से 2-4 की, और अब न्यूजीलैंड को 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में 4-0 की बर्तरी जो है वो हासिल हो चुकी है। तो अब बात करूंगा इब्रार अहमद और खुरम शहजाद के हवाले से, क्योंकि दोनों प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था वहां पर इंजरी का शिकार हुए थे। खुरम शहजाद पहले टेस्ट मुकाबले में इंजरी का शिकार हुए थे, उसके कबल जो है वो प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान पाकिस्तान ने जो अपना पहला प्रैक्टिस मुकाबला खेला था ऑस्ट्रेलियन टूर से कबल, वहाँ पर इब्रार अहमद जो मिस्ट्री स्पिनर हैं वो इंजरी का शिकार हुए थे और यकीनी तौर पर टूर से बाहर हो चुके। तो अब दोनों खिलाड़ियों का इस वक्त नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में रिहैब जारी है। इससे कबल शादाब खान का रिहैब जारी था जो 5 हफ्ते जारी रहा। उसके बाद शादाब खान इंजरी से छुटकारा हासिल करने के बाद अब प्रेसिडेंट ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट जो जारी है कराची में। तो अब इत्तलात ये सामने आ रही है कि खुरम शहजाद और इब्रार अहमद का जो रिहैब है वो भी 5 हफ्ते जारी रहेगा। उसके बाद दोनों जो प्लेयर्स हैं वो अपनी इंजरी से छुटकारा हासिल कर लेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आने वाले टूर्स के लिए अवेलेबल होंगे। दोस्तों की मजीद इनसाइड न्यूज़ हासिल करने के लिए काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।